मंत्री जी ने उनकी लड़की को उठाकर बलात्कार कर दिया, मतलब उनका भी एक प्रकार का मदद हो रहा है। तो पूरे भारत में सभी लोगों का नेतृत्व कर रहे वामन मेश्राम साहब आज हमारे बीच में हैं। उनके सम्मान में हम चाहेंगे कि ताली बजाइए, थोड़ा स्वागत करिए। एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में ईवीएम है, जिसके खिलाफ साहब ने पूरे देश में, और देश ही नहीं मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि इस देश में जो पूरे दुनिया को लोकतंत्र सिखाता था, उस देश में लोकतंत्र खत्म होने को कगार पर है, जिसकी लड़ाई एक अकेले के दम पर पूरे देश में लड़ रहे हैं। और उसी लड़ाई के सिलसिले में आज वाराणसी में कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के दौरान हमारे जिला अध्यक्ष जी जो सामने बैठे हैं, इन्होंने साहब से अनुरोध किया कि हमारा जो सच्चार समाज है वो सामाजिक रूप से अशिक्षित है, समाज में क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, ये सारी बातों से अनजान है। अगर आपका मार्गदर्शन कुछ देर के लिए मिले तो समाज में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। साहब ने तुरंत स्वीकार किया कि नहीं, हम आएंगे, जरूर आएंगे, कार्यक्रम रखिए। तो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने अपने खर्चे पर आप सभी लोगों को इनवाइट किया है कि कम से कम हमारा ये समाज जो है, जो सबसे ज्यादा सताया हुआ समाज है, पूरे देश में सबसे ज्यादा सताया हुआ समाज है, उसको खाने को तो मिल जाता है, कहीं न कहीं किसी वजह से खाने को मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा भोजन से भी ज्यादा जरूरी जो विचार होता है वो विचार नहीं मिल पाता। आज हमें वो प्राप्त होगा, कैसे करना है, क्या करना है। तो साथियों, शांतिपूर्ण ढंग से आप बात को सुने। उसके पहले मैं चाहूंगा कि समाज का नेतृत्व कर रहे हमारे बीच जो कानपुर से चला कर आए हैं माननीय पप्पू ताराचंद जी, जो नेतृत्व कर रहे हैं, काफी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और समाज को सही दिशा देने में बहुत बड़ा सहयोग भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप समाज को कुछ मार्ग में बताते हुए साहब से भी कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसी हमारी समस्या है, साहब इसमें मार्गदर्शन करें। तो पप्पू ताराचंद जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आगे 2 शब्द रखें। दानवता को मानवता में बेपरवाह हम मिल जाए अमर बाबा मेश्राम साहब का साथ, तो स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूरों का इतिहास बदलने में कोई कसर नहीं रखूंगा। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे आपको ये चरणों में नमन करता हूँ और मंच पे विराजमान बहुजन नायक बाल शेख और तमाम बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय हमारी मिश्रा जी और इस सभा का उस अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चौधरी साहब जी और इस सभा का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय उद्धव सिंह जी और इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती से सजाने का काम श्री राम आर्या जी ने किया और आर्या जी के ही द्वारा मुझे जानकारी भई कि जो कन्याकुमारी से लेकर ये तो जानकारी थी कि जो ईवीएम भाटाकोट यात्रा के मामले को लेकर के मानवर मेश्राम साहब जी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक ये पूरे साल यात्रा चलेगी, ये कार्यक्रम तो मुझे जानकारी था। बल्कि श्री राम आर्या जी ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे विशेष तौर से कहा और कि मानवर मेश्राम साहब जी 21 तारीख से ईवीएम भाटाकोट यात्रा बनारस के पूर्वांचल जिले से चालू करने वाले हैं। तो हमारे नई दिल्ली से चलकर के साथी हमारे संदीप गर्मी जी भी आए और सामने सभागार में उपस्थित हमारे स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूरों के सम्मानित भाई साथियों, कहना ये चाहता हूँ कि बनारस के लोगों का हमारे साथ बड़ा ही योगदान रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूरों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास और राजनीति में बराबर की भागीदारी के लिए और समाज को कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा से
गौतम बुद्ध की कमिश्नरी जो बौद्धों का मार्केट बनारस है, हमने 2 बार मानव बेसराम साहब को भी बताना चाहता हूँ कि 2 बार स्वच्छ भारत स्वाभिमान यात्रा यहाँ से हमने चलाया और पूरे प्रदेश में भ्रमण करके ये लखनऊ में यात्रा को समर्पण का भी काम किया। ये जो सरकार बैठी है, ये भूमि बैठी सरकार को हमने इस समाज की पीड़ा और वेदना को भी अवगत कराने का काम किया। जो माननीय प्रधानमंत्री का जो संसदीय कार्यालय बनारस है, हमने उसको भी घेर करके ज्ञापन देने का काम किया है। और मैं आपसे किसी भी बात से और किसी भी सामाजिक संगठन में कोई चमड़ी का सदस्य नहीं हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी तरीके से आपका आभार हूँ और इस सभा में पूरी तरीके से संकल्प हूँ कि ये बचा हुआ जीवन आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में मैं इस समाज को आगे ले जाने में ये भरसक प्रयास करूँगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि माननीय बेसराम साहब ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संचालक है, जब हमारे बहुजन समाज के लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं तो RSS में प्लानिंग चलती है कि भारत देश में कैसे हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखना है और उन्हें कैसे देश में हुक्मरान बने रहना है। और जब वो हमारे लोग सोते बहुजन समाज के लोग सोकर उठते तब उनकी वो मीटिंग और उनकी प्लानिंग खत्म हो जाती है। तो उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश की और प्रदेश के जो डबल इंजन की सरकार है, संचालक जो सरकार को चलाने वाले जो मोहन भागवत है, जो चित्पावन ब्राह्मण है, उसका जो संचालक है, चीफ है, मुखिया को उसको घेरने का काम मानव बेसराम साहब ने किया। और जब बेसराम साहब ने घोषणा किया तो वो बेसराम वो क्या नाम है मोहन भागवत हमारे कानपुर की धरती में जब भगवान उठा कर आया तो हमने अपने लोगों से पता किया कि मोहन भागवत जी महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव के ये मेला कमेटी के किस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हमारे समाज को लोग बुला रहे हो। मैंने पूरी जानकारी दिया, RSS के प्लानिंग के तहत वहाँ कानपुर की धरती में वो कार्यक्रम हुआ। और कानपुर आप समझ रहे हैं गणेश महानी क्रांतिकारियों की सरजमी है, जो बच्चा पैदा होता है वो भी क्रांतिकारी पैदा होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कानपुर से शुरू होती है, अब दिल्ली की राजनीति उत्तर प्रदेश तय करता है। हमने आनंद फानन में कम समय में मोहन भागवत के लिए प्रेस बयान अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और समाज का चिंतक होने के नाते हमने एक बयान जारी किया कि मोहन भागवत अगर कानपुर की धरती में आएंगे तो हमारा सफाई मजदूर उन्हें झाड़ू लहराकर गगन भेदी नारों के साथ में विरोध करने का काम ये हमारा सफाई मजदूर वर्ग करेगा। तो जब जिला प्रशासन के संज्ञान में ये बात आई तो ये आप समझ लीजिए कि आनंद फानन में कानपुर का प्रशासन और जिला प्रशासन हम बिल्कुल हरकत में आ गया और कानपुर ने हमको कई थाने में वो घोषित करने का काम किया। और जब वार्ता भई तो उन्होंने कहा कि आपको मोहन भागवत से क्या मतलब है, तो कुछ है भी नहीं ना सरकार में ना। तो मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ। एक तो बंदे ने कहा कि आप तो नौकरी करते हैं, तो मैंने कहा नौकरी करते चीफ सेक्रेटरी का शासना देश है कि जो ट्रेनिंग में रहेगा वो कर्मचारी होना बहुत जरूरी है। और ये बात तो उन्होंने कहा। फिर इसके बाद मैंने उससे पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई, उसने कहा कि मैं आपकी DM साहब से बात करा दूँ, आपकी कमिश्नर साहब से बात करा दूँ, नगर आयुक्त से बात करा दूँ। हमने आज लड़ाई बताया कि हम ये कर चुके, यात्रा चला चुके, 2 बार प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय घेर चुके हैं। हमने कहा लड़ाई हमारी सरकार और सरकार के द्वारा जो नुमाइंदे नियुक्त कर रखा है, जो ठेकेदार है, सेवा प्रदाता ठेकेदार है, जो बिचौलिए हैं और विभागीय अधिकारी और 3 लोगों से लड़ाई है। आप ये लोग निपटाने के सक्षम नहीं है। जब इससे काफी बात तक होती रही और उसके बाद मसला ये हुआ, हमने कहा कि जब लोगों कुछ है नहीं है तो जिले का प्रशासनिक अंदर से मैं पूछना चाहता हूँ, परेशान आप लोग क्यों परेशान हैं और सरकार ने उन्हें चेक प्लस की सुरक्षा क्यों मुहैया करा रखी है। तो साथियों मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बेसराम साहब के भी ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मैं मजाक को किया था और अभी लखनऊ में भी मेरी आपसे बात हुई थी और आपके स्टार्टअप के बाद भी हमारी लंबी चर्चा होगी। एक पत्र बना कर लाया हूँ, मोहन भागवत को देना चाहता हूँ और 1 महीने में उनको समय देना चाहता हूँ। 1 दिवसीय जो ये पूरे प्रदेश से जो समस्या है
जो विभागीय अधिकारी और सेवा प्रदाता के बीच में अनुमत होता है, जो लेबर लाइसेंस की शर्तें हैं और जो श्रमिक विधियां हैं उनका पालन नहीं हो रहा, और सरकार के द्वारा, सेवा प्रदाता के द्वारा, विभागीय अधिकारियों के द्वारा जो हमारे सफाई मजदूरों पर दमन चक्र चलाया जा रहा है, उस दमन चक्र को रोकने के लिए हम बहुत जल्द जो है मोहन भागवत को एक पत्र देंगे कि 1 महीने के अंदर अगर उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो 1 माह के बाद एक दिवसीय सांकेतिक धरना RSS के कार्यालय में और धरना प्रदर्शन और झाड़ू प्रदर्शन करने का काम वहाँ किया जाएगा। जैसा कि आपने हमें लखनऊ में आश्वस्त किया था कि हम इस कार्यक्रम को साझा कार्यक्रम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक शायर के साथ विदा लेना चाहता हूँ और आपको सुनना भी मैं चाहता हूँ सर, क्योंकि टूटे हुए कांच के टुकड़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, सरकार के लिए कहना चाहता हूँ, और सरकार ने जो नुमाइंदे मिलकर रखा है, जो बिचौलिया सेवा प्रदाता ठेकेदार विभाग के कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ और रुख हवाओं का मैं मोड़ना चाहता हूँ। हो गया हूँ इतना भागी कि शीशे से पत्थर को मैं तोड़ना चाहता हूँ। हमारे बीच रेलवे से चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुए माननीय RK रावत सर हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ये 2 शब्द रखें। RK रावत सर अभी भी रिटायर हुए, सबसे पहले अपने भाई सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सहयोग से और जिनके सहयोग से आपका कथन ये हुआ, मैं बहुत अपने आसपास से भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं मोबाइल में और TV में आपका देखा था, तो सबसे बड़ी बहुत खुशी की बात है। मैं 11 ऑफिस में भी चीफ ऑफिस दिसंबर में रिटायर हुआ और मैं वहाँ पर यूनियन का मैं ग्रुप प्रबंधन करके रहा हूँ। समाज के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। आप यहाँ पधारे और हमारे श्रीराम भाई जी को मैंने धन्यवाद दे दिया हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन समाज के लिए मैं भी स्वच्छकार समाज से ही आता हूँ, स्वच्छकार समाज से आता हूँ। सभी समाज हमारे संगठित हो गए हैं, लेकिन ये समाज में बड़ी दुख की बात है कि आप इतने दूर से चल के आए हैं, इस बस्ती में काम हो रहा है और बस्ती के लोग नहीं आए हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इसके लिए हमने अपने कई लोगों से ऐसी यूनियन भी मैंने कहा, इसके लिए समाज के लोगों को बीच में जाना पड़ेगा। आप निशान साहब आज बीच में आए हैं, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप स्वच्छता समाज के लिए कार्यक्रम चलाइए, हम लोग से जो भी सहयोग होगा हम किया जाएगा। इस समाज में सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। कोई भी आता है लेकर उसके पीछे में ये भाग जाते हैं। इसमें ये पहचान नहीं है कि अपने कौन है, अपनी लड़ाई कौन लड़ सकता है, जो अपनी लड़ाई लड़ सकता है उनके अभी हमारे बनारस के बड़े बड़े नेता यहाँ पर भाजपा में पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे मित्र ही हैं, रिश्तेदार भी हैं। एक रंजीत रावत भी है, वो एक नाम DHU है, ये भी वहाँ पर पीछे पीछे वो जिंदाबाद जिंदाबाद अपने समाज में अपनी जो अपनी लड़ाई जो लोग की बातें करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, समाज में परिस्थिति है, आप सभी देख रहे हैं। हमारा संविधान
साथियों, जैसा कि समय भी सभी लोगों का ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, कम समय में ही अपनी बात रखनी है। हमारे बीच वाराणसी से नगर निगम से सेवानिवृत्त मास्टर शिवराम जी हैं, जिनका काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी योगदान रहा है और हमसे लगभग 18-19 साल से रेगुलर जुड़े हुए हैं। कार्यक्रमों में भी आते रहते हैं, पूरे फैमिली के लोग भी जुड़े हुए हैं, सहयोग भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द रखें। मास्टर शिवराम, माइक नहीं है उसे। आए हुए थे और मैं उनका अपने हृदय की गहराई से स्वागत और वंदन करता हूँ। हमारे बनारस के चौधरी गंगा प्रसाद चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। समाज का बहुत देख रेख में हमेशा लगे रहते हैं। कानपुर से हमारे भारतीय समाज मजदूर के प्रदेश पप्पू ताराचंद जी कानपुर के भर्ती से करके आए हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली से जी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज मेरे बीच में और भी समाज के जो भी हमारे व्यक्ति और समाज के लोग, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये बड़ी गर्व की बात है, हमारे बीच में कृष्ण साहब अंतर्राष्ट्रीय समाज के स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं और काफी दिनों से प्रयासरत हैं। हम लोगों ने बड़ा प्रयास करके मानव जी को आमंत्रित किया कि आपने समाज के क्षेत्र की थोड़ा ध्यान से और इसी विषय में बीच में आए हुए थे। एक प्रस्तुति तैयार कर है, इसमें हमारे समाज के काफी लोग रहते हैं। शायद अभी वो सोच विचार कर रहे हैं कि केसराम साहब को विचारों को सुनने के लिए ये पहला सप्ताह है। मैं नया के सभी अपने भाइयों से बहनों से निवेदन करेंगे कि आप मेरी आवाज जा रही हो तो आप उनके विचारों को सुने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे पुराने मित्र उद्धव जी आज से नहीं काफी दिनों से समाज को सुधारने के लिए और ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह साहब आए और हमारे समाज के लोगों से जो दर्द होते थे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसके आगे और ज्यादा समय न लेकर के मैं दोबारा फिर नेत्राम साहब को फिर के गहराई से स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं सम्मानित माननीय उद्धव जी, धन्यवाद। आचार्य श्रीराम सर हमारे बीच सेवानिवृत्त मानी बसंत जी है और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द अपनी जो समाज के बदलाव में जरूरत हो, राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते हैं तो साहब के सामने रखें। बसंत।
जी और उपस्थित सभी साथियों को हमारा निवासी अभिनंदन। मैं पटना से जो है एक कामना कर रहा था कि हमारे बीच में जो है महान पुरुष 47 साल में जो है इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोगों का जो है पूरे हमारे समाज को बात है कि आज हम लोगों का जो है मनसा पूरा हुआ और बात हमारे बीच में है बोलने के लिए बहुत लोग यहाँ पर है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि साहब जो है वो ज़्यादा लोग सुने और इसके साथ धन्यवाद। हमारे बीच पप्पू ताराचंद जी ने आग्रह किया था कि हमारा समाज गीत संगीत तो सुनता ही है, लेकिन सामाजिक चीज एक जरूर रखिएगा। हमारे बीच रामी प्रसाद गौतम है, समय न गवाते हुए एक गीत समाज को सामाजिक जागरूकता के ऊपर रखें। समय कम। धन्यवाद। मैं एक आप लोगों के बीच में पेश करने जा रहा हूँ तो ऐतिहासिक गीत है जो हमारे साथ सफर पर धोखा हुआ अपने नाम को सुनता मूल्यों से सनाता मूल्यों से सनाता कई झलक पटिया देसिया हो बड़ा दुख देना भी देसिया हो बड़ा दुख देना मूल निवास सदा ब्राह्मण मूल निवास सदा ब्राह्मण कोई झलक पटिया भी देसिया हो बड़ा दुख देना भी देसिया हो बड़ा दुख देना आज संतपुर सब कहरा से अइला मुगल ईसाई सब की बेछाई गइला ई हमर के राजा रहना ई हमर के राजा रहना इहे पुण्य मसिया देसिया हो बड़ा दुख देना भी देसिया हो बड़ा दुख देना राजा पति ऐसा कोई रहन दुनिया शिक्षा अधिकार ब्राह्मण छिनले राजधानिया राजा पति ऐसा कोई रहन दुनिया शिक्षा अधिकार ब्राह्मण छिनले राजधानिया वीर भी न मनले पापी वीर भी न मनले पापी कैलन सब सतिया भी देसिया हो बड़ा दुख देगा भी देसिया हो बड़ा दुख देगा सुख सब करी सी रहे बड़े तो पधारी जिनका सीरा छल से उतारी सुख सब करी सी रहे बड़े तो पधारी जिनका सीरा छल से उतारी एक लब के उठा कटना एक लब के उठा कटना थोड़ा उठा पतिया भी देसिया हो बड़ा दुख दे
होई बड़ा दुख देला विदेशिया होई बड़ा दुख देला पुनः महाराष्ट्र का सुनीला जी करिया गरबा में माटी बांधे झाड़ू कमरिया पुनः महाराष्ट्र के सुनीला जी करिया गरबा में माटी बांधे झाड़ू कमरिया नारायण शरीर पर नारायण शरीर पर सुन के विपत्तिया विदेशिया होई बड़ा दुख देला विदेशिया होई बड़ा दुख देला बहुजन पुकार सुन बाबा साहब अइलन मनु के विधान तोड़के संविधान बनवलन बहुजन पुकार सुन बाबा साहब अइलन मनु के विधान तोड़के संविधान बनवलन रानी को टकरावे मुलमी रानी को टकरावे मुलमी रोसियन करी प्रिया विदेशिया होई बड़ा दुख देला मुलमी वास सनवा ब्राह्मण कैले छक पटिया विदेशिया होई बड़ा दुख देला विदेशिया होई बड़ा धन्यवाद। आगे प्रसाद गौतम जागृत जी की समाज की पीड़ा को बयान कर रहे थे साथियों। कैसे कैसे हमारी लड़ाई लड़नी है, अगर हम तैयार नहीं होंगे ईवीएम आने की वजह से पुनः वो छुट्टियां आ जाएंगी, इसलिए हम लोग को अलर्ट होगा। हमारे बीच दिनेश वाल्मीकि जी हैं जो निरंतर समाज में काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द रखें। माननीय दिनेश वाल्मीकि जी सभी साथियों को जय श्री जगन्नाथ। हम लोग तो काम सुनने के लिए आए हैं। आवाज धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। समय को अगर हम कीमत पहचाने तो लाभ ही लाभ होगा। हम अपने दिमाग में जितने भी काम है उसको वर्तमान में रोक करके और केवल बहुत कीमती समय आपने लिया है और केवल और सुनने का काम करके मात्र हमारे बीच जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय गवर्नर इस्लाम साहब, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो समाज को मार्गदर्शन करें। बहुत खुशियों से काफी इंतजार के बाद हम लोगों को साथ का समय मिला है, इसका सही तरीके से ध्यान से सुन करके उपयोग करें। गवर्नर इस्लाम साहब आज जो परिवर्तन यात्रा सारे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, ईवीएम बदलाव परिवर्तन यात्रा है। उस कार्यक्रम के लिए मैं वाराणसी आया हूँ। वाराणसी से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है और आज से 75 दिन तक और 2.5 महीने तक ये इसी दरमियान हमारे साथियों के द्वारा खासतौर पर तकनीकी भाइयों के बीच में मीटिंग की व्यवस्था की गई है और उससे समय लगा गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाल्मीकि जाति समाज के लोगों ने खुद
पहल करके मीटिंग बुलाई, ऐसा मैं कभी देखता नहीं। ये वाल्मीकि जाति समाज के लोग इकट्ठा होकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मानसिक संगठन का साथ सहयोग लेकर आगे बढ़ाने के लिए खुद पहल करके मीटिंग की। ये बात बहुत ज्यादा खुशी की, इसलिए मैंने इस बात को बहुत खुशी से ग्रहण किया कि हाँ इंशाअल्लाह। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मानसिक संगठन है ये पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड लोगों का ऑल इंडिया का संगठन है। जब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो उस समय वहां से 13 स्टेट में 140 जिलों में संगठन। जब हमने इस संगठन की बात को हमारे हाथ में ली, 31 स्टेट में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गाँव में संगठन। इतना बड़ा विशाल संगठन, इतना विशाल संगठन बना हुआ है, तो इस संगठन की जो ताकत है वो आज सारे देश भर में मानी जाती है। केंद्र सरकार को भी, जो RSS बीजेपी की सरकार है, उनको भी इसकी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर जब हमने महाराष्ट्र करवाया था तो केंद्र सरकार के बाद, पार्लियामेंट के बाद जो कानून पास किया गया, वो कानून हमारे SC/ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र था, जिसके विरोध में हमने भारत बंद करवाया। और वो भारत बंद इतना बड़े पैमाने पर हुआ था कि आज केंद्र सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून पास किया गया था, उस कानून को अपने रोक, वो कानून इनऑपरेटिव हो गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उस कानून को लागू करने से रोकना। एक एग्जाम्पल मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इससे पता लगता है कि हमारी संगठन शक्ति छोटी मोटी संगठन शक्ति नहीं, इतने बड़े पैमाने पर अगर भारत बंद कर सकते हैं तो हमारी संगठन शक्ति बहुत ज्यादा है। और ये केवल प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात आप लोगों ने प्रूव की। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं, ऑल इंडिया में शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां, उसमें एक जाति वाली जो टोटल 1703 जाति, उसमें एक जाति वाल्मीकि, और वाल्मीकि जाति जो है वो सारे देश भर में सफाई के में लगाई हुई, जो शासक वर्ग है ब्राह्मण, उन लोगों ने, हमारे ही शेड्यूल कास्ट के लोगों को, उन लोगों ने सफाई के काम में लगाया। तो सफाई के काम को लगाने की वजह से एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव सफाई का काम करने वाली जाति के लोगों के मानसिकता में पड़ा। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है, पढ़ाई लिखाई किए बगैर भी हम लोगों को सफाई का काम करने के लिए मिल जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत क्या है।
जो एडवांसमेंट होना चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए, वो एजुकेशन के अलावा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास कोई बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी है, बाप दादा की कोई स्टेट नहीं है जिसको लेकर हम बहुत बड़ा बिजनेस करे आगे बढ़े है। हमारे पास से कहीं आधार हो सकता है, वो है पढ़ाई लिखाई, जिसको आधार बनाकर हम अपने बच्चों को और हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते। और कोई विकल्प नहीं। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था 1919 को, तब से उन्होंने ये बात समझी। आप लोगों को शायद ये जानकारी है या नहीं मालूम नहीं है, मगर बॉम्बे में सफाई का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने करने के ऊपर, आप लोगों को हमारे शायद नेताजी को पता होगा, क्योंकि हमारे ज्यादा लोगों को पता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के जाति के लोग बॉम्बे में सफाई का काम करते थे। अब उनके अंदर IAS हो गए, IPS हो गए, अधिकारी हो गए, पदाधिकारी हो गए, अब वो सफाई का काम नहीं करना चाहते। उनको सरकार बुला करके नहीं करना चाहती। पूछो पर क्यों नहीं करना चाहते? नौकरी करेंगे, इज्जत से करेंगे। लोग में कोई ठेका लेने का है, नदी की वो करे और सफाई हम करे, वो लोग गंदगी करे और सफाई हम लोग करे। हमें कोई ठेका लेने खाएगा, हम नहीं करे, हम ही करे। हमारा आदमी जो है बड़ा अधिकारी पदाधिकारी बने, क्यों ना बने? संविधान के अनुसार तो सभी को बराबर का अधिकार, सारे इंसान बराबर है, सभी लोगों को पढ़ने लिखने का और अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है। मगर इस बात में हमारे लोगों का, खासतौर पर सफाई का काम करने वाले लोगों का बहुत भारी नुकसान किया। वो ये मानते हैं कि हमें पढ़ने लिखने की जरूरत है, बगैर पढ़े लिखे भी हमको सफाई का काम पढ़ने लिखने की जरूरत है। इस वजह से आगे बढ़ने का जो और पढ़ाई करने का, कॉलेज में पढ़ाई करने का, महाविद्यालय में पढ़ाई करने का, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का, रिसर्च करने का, PhD करने का जज्बा बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की वजह से गुजरात के लोगों में है। एक जाति हमारे देश के गुजरात के लोगों के अंदर ये भावना है, मगर सफाई का काम करने वाली जाति के लोगों के अंदर ये भावना है। मैं पंजाब में गया, पंजाब में अभी बड़ा सुधार, पंजाब की जो सफाई का काम करने भावना भी डेवलप हो गई है। बाबा साहब अम्बेडकर का यात्रा उसी पर चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया। इस घर में भी पढ़ाई लिखाई बड़ी सफाई का काम, इससे बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ी जॉब, बड़ा नौकरी, वो आगे बढ़ेगा और तरक्की होगी। तो मैं इस बात को संगठित रूप से सारे देश भर में करना, हमारे पास 567 और 674 में 2025 तक ये संगठन हमारा बन जाएगा। ये प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी, तब से मैं काम कर रहा हूँ। 18 साल 3-4 महीने की उम्र थी, तब से कर रहा हूँ। मेरी 66 मेरी उम्र है, इतने साल से इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया। 3-4 लाख लोग RSS के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गए, किसी का ऐसा करने की तो छोड़ो, ऐसा सोचने की भी किसी की औकात नहीं जो तो ये जो संगठन की ताकत है, विशाल संगठन है, अभी हमने इस संगठन के बदौलत, इस संगठन की मदद से सफाई का काम करने वाली जातियां जो सारे देश में है 29 जातियां, अकेले शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं, बाकी की एक है। मगर केरला
जब वाराणसी में होती है ऐसा नहीं है, गंदगी तो सारे देश दुनिया में होती है। तो हमारा देश में जो केरला है वहां में होती है, वहां कोई बात की जाती नहीं है, मगर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो शेड्यूल कास्ट की वहां जो जाति के लोग हैं, तो वो बैकवर्ड जाति के लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, वो वहां सफाई का काम करते हैं, वो वहां सफाई का काम करते हैं। तो ऐसी 29 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि के अलावा 28 जातियां जो सफाई का और इंडिया में काम करती है। कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी, मगर मैं तो सारे देश भर में काम करता हूँ। हमारे भाई क्या कर रहे हैं देश भर में, हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, हमारा काम मैं देखता हूँ। उससे निकालने की कोशिश करने के लिए हम लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, उसको करे ना करे। हमारे भाइयों को बुरी स्थिति से निकालने के लिए तो हमेशा करना है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो हमारी जानकारी में 29 जातियां हैं, उसमें वाल्मीकि एक जाति है, 28 जातियां नॉन वाल्मीकि जातियां जो सफाई का काम करती हैं। तो इन लोगों को लेकर अपने नेशनल लेवल का एक बड़ा संगठन बनाएगा, क्योंकि इन लोगों के तरफ ध्यान देते हैं। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट के जो पढ़ लिख कर आगे चले, पढ़ लिख कर पढ़ गए, तरक्की कर ली, तो वो लोग भी वाल्मीकि जाति या सफाई का काम करने वाली जातियों के तरफ उनको आगे बढ़ाने के लिए, ध्यान देने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए करनी है। मैं आपको सच्चाई है तो इसलिए संगठित रूप से ये काम करना है, ऐसे आइसोलेशन में काम नहीं होगा। संगठित रूप से ये काम करना जरूरी है। तो संगठित रूप से काम करने के लिए ही स्वच्छता समाज जो है ना, ये संगठन बना है, ये जो आप नाम देंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वच्छता समाज जागृति, ये मेरा बनाया गया संगठन लगाओ। ये पर्टिकुलरली ये संगठन जो 29 जाति के लोग सफाई के काम में लगे हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों को जगाएगा और जगे हुए लोगों को संगठित करेगा, संगठित करके संगठित शक्ति का निर्माण करेगा और वो आगे बढ़ेगा। पर्टिकुलरली ये संगठन इस तरह का सफाई का काम करने वाली जातियां जो इंडिया में, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जिंदगी की तरक्की में उनको भी उनकी हिस्सेदारी मिले। अगर कोई स्वच्छता जाति का आदमी अगर जिलाधिकारी बनना चाहता है तो बाबा साहब का लिखे संविधान में किसी को रुकावट नहीं बन सकता है, मगर कोई भी आदमी जो जिलाधिकारी बनना चाहता है तो आईएएस और आईएएस बनने के लिए परीक्षा देना होगा। परीक्षा देने के लिए आईएएस की ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर सफाई का काम करने वाले जातियों में अगर मान लो ग्रेजुएट लड़का ही नहीं है तो वो परीक्षा कैसे देगा, आईएएस की परीक्षा कैसे देगा? आईएएस होगा नहीं, जिलाधिकारी होगा नहीं। हो सकता है जो लिख दिया हो सकता है पंजाब के लोग हो रहे सफाई का काम करने वाले पंजाब में जो है ना, पंजाब में उन्होंने बाबा साहब की लाइन को स्वीकार कर दिया। जो किसी तरह के लोग, किसी तरह के लोग, किसी बैकवर्ड क्लास के लोगों ने बाबा साहब की लाइन को स्वीकारा, उसको ब्रह्मा ही नहीं ब्रह्मा समझते हो? ब्राह्मण का जो किताब है, किताब आगामी वो है। तो यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्वीकार कर लेते तो ब्रह्मा भी आपको आगे बढ़ने से, तरक्की करने से रोक नहीं लगा सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में इतना बड़ी ताकत है। मगर अभी मैं जो करना चाहता हूँ वो आपको बताना कि
कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता जितना संगठित रूप से काम करने से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल को वाल्मीकि जाति के बीच में आगे बढ़ाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। सारे वाल्मीकि समाज को, सारे सफाई का काम करने वाली जाति हो, केवल एक वाल्मीकि जाति को नहीं तो सफाई का काम करने वाली 29 जाति हो। और इंडिया में 29 जाति है, वो सफाई का काम करती है। तो वो सारी सफाई का काम करने वाली जो जातियां हैं उन लोगों को जगाने का, जो जगे हुए हैं उनको संगठित करने का, संगठित करने के आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण करने का, और संगठित शक्ति का प्रयोग करके जो सफाई का काम करने वाली जाति के लोग हैं उनके लोगों को आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? पहली बात तो इस बात का सफाई का काम करने वाली जातियों में प्रचार करना होगा कि हमें हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन देना। और ओनली एजुकेशन, केवल एजुकेशन देने से नहीं होगा, हायर एजुकेशन, महाविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा। तो हम लोग संगठित प्रयास में सफाई का काम करने वाली जाति के बीच में इस बात का इंटेंसिव प्रचार करेंगे कि हायर एजुकेशन। दूसरी बात जो करना जरूरी है कि एजुकेशन के साथ साथ हमारे लोगों को जो बहुत सारे तरक्की के रास्ते हैं, केवल एजुकेशन नहीं मगर एजुकेशन के बगैर कोई रास्ता है नहीं। एजुकेशन लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को जॉब और नौकरी मिलेगी ऐसे हालात नहीं है। इसलिए हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो है कि अभी हम लोगों को बिजनेस के एरिया में भी रिसोर्सेस का उपयोग करके आगे इसके लिए हम संगठित रूप से प्रयास करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मार्क्सिस्ट संगठन अगर 567 जिलों में कार्यरत है तो हम हर जिले में एक कार्यकर्ता को जो सफाई का काम करने वाले जाति का नहीं है मगर शेड्यूल कास्ट का है, सफाई के काम करने वाले जाति के लोगों के बीच में जाकर उसको काम करना होगा। संगठन उसको जिम्मेदारी लगाएगा कि उन लोगों के बीच में जाके जगाने का काम करो। तुम अगर जगह पे हो तो जगाओ दूसरे लोगों को, और जितना ज्यादा जागरण होगा उतना ज्यादा हमारे लोगों की तरक्की होगी। ये कोई लोग नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हर जिले में, केवल वाराणसी में नहीं, वाराणसी के यहाँ लोग थोड़ा जागृत हो गए, मुझे तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि वाल्मीकि जाति के और सफाई का काम करने वाले जाति के लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर मुझे इनवाइट किया, मुझे कहा कि हम लोगों को समय दो। मुझे भारत भर में कई सफाई का जाति के लोगों ने कैसे किया, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी इस बात से। ये पहला मुझे एग्जाम्पल मिला और ऐसा होना होगा नहीं, इसलिए कि हम लोगों को मार्क्सिस्ट के द्वारा संगठित रूप से अब एक कार्यकर्ता इस काम के लिए संगठन का लगाएंगे कि 567 जिलों में यदि हमारा संगठन है तो सफाई का काम तो हर जगह है और सफाई का काम करने वाले लोग भी है। सफाई तो हर जगह है तो सफाई जरूरी है, सफाई जरूरी है। तो हमारे लोग काम करते हैं और वो काम करते हैं तो वहाँ हम लोगों को संगठन बनाना जरूरी है। तो जैसे मार्क्सिस्ट 567 जिलों में है वो सफाई का काम करने वाले जातियों का संगठन
मंत्री नहीं हो, मंत्री जैसे आश्वासन देते अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब वो करेंगे, तो मैं कुछ मंत्री हो मेरे पास कोई दबाव है नहीं। तो मैं जो काम करता हूँ वही करने की बात आपको कह रहा हूँ। मैं जो करता हूँ तमाम लोगों के लिए करता हूँ, सब लोगों के लिए करता हूँ, वही काम जो करता हूँ वही आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये करो। और संगठित रूप से जब काम किया जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा देशव्यापी प्रभाव होगा, देशव्यापी फायदा। ये काम इस समूह में, इस स्वच्छ कार्य समूह में कोई भी नहीं। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण करने का स्वच्छकार जातियों में काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो जमान खड़ा हो जाएगा। बोलने के लिए मैं बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल करने का आदि हूँ। मैं आज भाषा उपयोग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उस विषय पर मैं केवल अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। जिम्मेदारी लूंगा अब इस स्वच्छता समूह को सारे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है इसी पर काम करूंगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने का वादा करता हूँ। आप लोग करो ये नहीं कह रहे, मैं करूंगा ये। आप लोग करो ये नहीं कह रहा, मैं करके मैं ये कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मैं अपनी पीढ़ी को मैं सवाल जवाब करता हूँ। केवल अकेले बोलने से बात समझ नहीं आती, कोई समाज की भी बात सुननी चाहिए। समाज के सवाल हो सकते हैं, सवाल सुनने से